हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम फिजिक्स पार्ट 1 में 12th में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलाम बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दो आवेशों के बीच जो लगने वाला कूलाम बल होगा, उसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, उसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दो आवेश है, पहला +Q1 और दूसरा +Q2। इन दोनों के बीच विद्युत बल, जिसको आप कूलाम बल भी कहते हैं, लगेगा। पहला आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाएगा और दूसरा आवेश पहले आवेश पर विद्युत बल लगाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। पहले हम Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल के परिमाण के विषय में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल हम लिख रहे हैं F12। 1 का मतलब Q1 पर लगने वाला बल है और 2 का मतलब Q2 के द्वारा लगने वाला बल है। तो F12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई, दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो यहाँ पर r² लिख देंगे। ये पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल का मान है। अगर हम इस विद्युत बल के दिशा के विषय में चर्चा करें तो Q2 आवेश Q1 आवेश पर जो बल लगाएगा वो बल प्रतिकर्षण बल होगा और उसकी दिशा Q2 से Q1 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरह से होगी। तो ये बल की दिशा हो गई F12 की। अब अगर हम इस F12 को वेक्टर के रूप में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे और परिमाण यही रहेगा। दिशा की बात करें तो Q2 से Q1 की तरफ दिशा होगी और इसको वेक्टर के रूप में अगर लिखें तो इस F12 की दिशा Q2 से Q1 की तरफ, इधर की तरफ होगी और परिमाण r है तो इसको लिखेंगे r परिमाण हो गया Q2 से Q1 की तरफ और ये वेक्टर के रूप में। तो ये F12 की दिशा वेक्टर R21 के अनुदिश। तो अगर हम इस F12 को वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं तो R21 की दिशा में अगर हम एकांक वेक्टर लगा दें, यूनिट वेक्टर लगा दें, तो F12 की दिशा भी मिल जाएगी और परिमाण भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R21, पूरा वेक्टर लिखना होता तो यहाँ पर एरो लगा देते, लेकिन हमको केवल दिशा दिखानी है तो दिशा दिखाने के लिए हम एक एकांक वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से। अब ये हो गया एकांक वेक्टर और ये हो गया R21 वेक्टर। अब इस वेक्टर में अगर R21 के परिमाण से भाग देते हैं r से तो R21 की दिशा में एकांक वेक्टर मिल जाएगा इस तरह से। ये यानी इसको हम लिख सकते हैं पूरा वेक्टर R21 बटे इस 2 से 1 को मिलाने वाली रेखा के दिशा में जो परिमाण है r। तो R21 का परिमाण क्या हो जाएगा r। तो पूरे वेक्टर R21 में r से भाग देंगे तो एकांक वेक्टर R21 मिल जाएगा। तो R21 की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r² इंटू, इसकी जगह हम लिख देंगे वेक्टर R21। ये कौन सा वेक्टर है, Q2 से चलकर Q1 की तरफ जिस वेक्टर की दिशा है वहीं R21 है और उसका परिमाण कितना है, r के बराबर है। तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे।
अब फिर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 यानी दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा सहित क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R³ इंटू वेक्टर R21। ये हो गया दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला विद्युत बल दिशा सहित। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार F21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, ये F21 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। सब कुछ वही है, दूसरे के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल ये हो गया और पहले के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल ये हो गया। दोनों का परिमाण आप सेम देख रहे हैं। अब अगर इसको हम वेक्टर स्वरूप लिखें तो क्या लिखेंगे, F21 को वेक्टर के रूप लिखना चाह रहे हैं तो परिमाण तो यही होगा। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब इस बल की दिशा क्या होगी, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लग रहा, तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगा करके इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस F21 की दिशा ये हो जाएगी, F21 की दिशा कहाँ से, 1 से 2 की तरफ। और इस दिशा में अगर इस वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R1 से 2 तक की जो दूरी है वो R12 और दिशा के लिए ये हो गया। तो ये दिशा के लिए वेक्टर हो गया और ये बल के लिए वेक्टर हो गया। अब F21 को हम लिखेंगे परिमाण के रूप में इतना और दिशा लगा देंगे इसका R12। चूँकि हमको केवल दिशा चाहिए तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर के रूप में कैप लगा देंगे। जैसे R21 कैप को हम क्या लिख रहे हैं, R21 पूरा वेक्टर बटे परिमाण R। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे R12 पूरा वेक्टर बटे R इक्वल टू R12 कैप। तो R12 कैप की जगह इसको आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R² इंटू इसको लिखेंगे R12 वेक्टर बटा R। अब इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 R² इंटू R, क्या हो गया R³ इंटू पूरा वेक्टर R12। इस तरह से इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो क्या देखेंगे कि F21 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R³ इंटू ये वेक्टर R12 क्या है, वेक्टर R12 यहाँ पर है और यहाँ पर वेक्टर R21 है। तो R12 को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस R21। इस तरह से दोनों के परिमाण तो सेम है, जितना R21 का परिमाण R है उतना ही R12 का परिमाण R है, यानी दोनों का परिमाण तो सेम है, केवल दिशा अलग है। तो अगर परिमाण सेम होता है, दिशा अलग होता है, तो एक के माइनस को दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया।
तो आप इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से क्या लिख दिया इसकी जगह, वेक्टर माइनस के साथ R21। ये अब इस माइनस को आप यहाँ उठा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस लगा दिए 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q1 इंटू Q2 बाई R³ इंटू वेक्टर R21, ये माइनस के साथ। अब ये वाला देखिएगा, समीकरण 1 में राइट हैंड साइड है, तो इस वाले की जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। क्या हो गया, F21 क्या है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, और F12 क्या है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लग रहे बल के बराबर है, F21 इक्वल टू F12। लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। माइनस लगने का मतलब क्या होता है कि दोनों बल तो बराबर हैं, लेकिन एक बल दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। यानी Q1 Q2 पर इस दिशा में बल लगा रहा है, जबकि Q2 Q1 पर इस दिशा में बल लगा रहा है। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को विपरीत दिशा में लेकिन बराबर बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लग रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम हो गया। यानी दो प्लस आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर हैं तो वे एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो ये यहाँ से वेक्टर फॉर्म के रूप में हमने देखते देखते ये देख लिया कि दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का भी पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर स्वरूप। हमने देखा कि पहले आवेश पर दूसरा आवेश कितना बल लगा रहा है, ये हो गया परिमाण के रूप में। और दिशा दिखाने के लिए हमने एक एकांक वेक्टर का गुणा किया जिसकी दिशा Q2 से Q1 की तरफ है, इस दिशा में। तो ये हमने दिशा लिख लिया। अब इस दिशा को, एकांक वेक्टर को हम लिखेंगे तो पूरा वेक्टर R21 बटा क्या कर देंगे, इस Q1 से Q2 तक की दूरी का परिमाण तो R से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे और इन दोनों को हल करते हुए हम देखेंगे कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाले के बल के बराबर होगा, लेकिन माइनस के साथ होने का मतलब है कि दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। और ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल के नियम का पालन करता है। यानी पहला आवेश दूसरे आवेश पर उतना ही बल लगाता है जितना दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगाता है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये हमारा दो आवेशों के बीच लग रहे विद्युत बल का वेक्टर स्वरूप हुआ, सदिश स्वरूप हुआ। और इससे हमने देखा कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। आगे अगला टॉपिक हम फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।